और जैसा कि ट्रेंड ही नहीं, आंकड़ों से साफ पता चलता है कि ये जो युवा पीढ़ी है, मिलेनियल्स हैं, उनका काफी जो इंटरेस्ट है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के प्रति बढ़ रहा है। कुछ अगर थोड़ा सा हम इसके मतलब समझे फिरोज आपसे, तो क्या वजह हो सकती है कि पिछले 10 साल में अराउंड हमने 25% की एक बढ़ोतरी देखी है, स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स की? आई थिंक काफी सारे कारण हैं स्वाति जी। आई थिंक यंग पीढ़ी जो है वो इक्विटी की अहमियत समझती है और उनके पास वक्त भी कम है। प्रोफेशनल्स ज्यादा हैं। प्रोफेशनल्स के पास वक्त कम होता है बट वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचने पे मजबूर होते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस पे खर्चा करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है मिलेनियल्स के लिए और जेन जेड के लिए। क्योंकि पुरानी पीढ़ी टेंजिबल एसेट्स में विश्वास करती थी। अब ये जो नई पीढ़ी है वो एक्सपीरियंस घूमना फिरना चाहती है, एडवेंचर करना चाहती है। तो ऐसे ऐसे में बहुत सारे पैसे फाइनेंशियल एसेट्स के लिए ज्यादा होते हैं। वक्त कम होता है। एजुकेशन 10 साल से इन्वेस्टर एजुकेशन पे तवज्जो दी गई है। 2013 में इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 0.02% 2 पैसा हर 100 रुपए का खर्च हो सकता है इन्वेस्टर एजुकेशन पे। 8,600 प्रोग्राम हो चुके हैं। 5 लाख युवाओं को कवर किया गया है एमपी के और एएमसीज के माध्यम से। तो कई सारे कारण हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक जो मिलेनियल्स हैं वो इक्विटी की तरफ झुकाव दे रहे हैं और इक्विटी में भी म्यूचुअल फंड के माध्यम से, क्योंकि प्रोफेशनल एडवाइस की जो अहमियत है इनके मन में और इनके जहन में कुछ ज्यादा है। एक मिलेनियल का जो पहला इन्वेस्टमेंट है, आपने जो स्टडी किया है उसके मुताबिक वो पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? अगर हम म्यूचुअल फंड में ही देखें तो कौन सी स्कीम्स है जहां पर जो नए निवेशक है वो ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? जैसा अनिल जी बता रहे थे कि शायद जो नए निवेशक होते हैं वो ऐसी स्कीम्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां पर उनको जल्दी मुनाफा मिले, से शायद स्मॉल कैप्स में ज्यादा वो निवेश करना पसंद करते हैं। क्रिप्टो की उन्होंने बात कही, लेकिन क्रिप्टो एक ऐसा एक मैटर है जो कि हम उसको एक स्टेबल प्लेटफॉर्म नहीं मान सकते हैं। पर आपसे समझेंगे कहां पर निवेशक पहला अपना निवेश करना पसंद करते हैं अगर हम मिलेनियल्स की बात करें? स्वाति जी देखिए, एक कैटेगरी के पास आना उसके लिए बहुत लंबी स्टडी की जरूरत पड़ती है। ऐसे कंक्लूजन डिराइव मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। अगर 10 साल पहले 16% फोलियोज जो थे वो 25 साल की उम्र के नीचे वाले थे। आज वो टोटल फोलियोज 25% हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 50% इजाफा है। 50 से थोड़ा ज्यादा 16% वाज द टोटल कंट्रीब्यूशन। अब 25%, एक चौथाई इस कैटेगरी से आ रहा है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, ये तो क्लियर ट्रेंड है कि ये कैटेगरी डेफिनेटली इक्विटी एज एन एसेट क्लास को प्रेफर कर रही है। इसीलिए आप एसआईपीज इक्विटी की देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 50% राइज देखने को मिला है सिर्फ 2 सालों में। कोविड के बाद एक साल ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ पे फ्लैट था टोटल अमाउंट कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एसआईपीज। अब वो 1.5 लाख करोड़, 1,55,000 करोड़ तक पहुंच चुका है FY23 में। सो फर्स्ट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक स्वाति जी इज इक्विटी की तरफ झुकाव इज क्लियरली एपरेंट। सेकंड, आई थिंक वो टीना फैक्टर जो है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। यंगस्टर के लिए और कौन सा ऑल्टरनेटिव है? डेट की जो रिटर्न्स रही हैं लास्ट 3-4 साल में बढ़ती इंटरेस्ट रेट्स की वजह से 5-6% से ज्यादा नहीं आई हैं। रियल एस्टेट वो अफोर्ड नहीं कर सकते। गोल्ड की लॉन्ग टर्म रिटर्न्स 9% है, 8% है। तो 15, 12, 13, 14, 15% बनाने का और कोई जरिया एक यंगस्टर के पास नहीं होता है। अगर कोई 45 साल की उम्र का है, उसकी पोर्टफोलियो 20-25 लाख हो चुकी है, वो 10 लाख की एक लैंड खरीदने का फिर भी सोच सकता है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज टीना फैक्टर, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव हैज कंट्रीब्यूटेड टू इक्विटी इन्वेस्टिंग। थर्ड, अगर हम एक 20 सैंपल पोर्टफोलियोज लें यंगस्टर्स के, तो मैंने बहुत डाइवर्स कैटेगरीज देखी है। काफी सारे लोग सिर्फ फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने की भी क्षमता रखते हैं। थोड़े लोग पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे टेक्नोलॉजी स्कीम्स में मैंने काफी ज्यादा झुकाव देखा है। आई टेकन अ सेट ऑफ 20 यंगस्टर्स पोर्टफोलियो। ये बहुत बड़ा सेट नहीं होता है। स्टेटिस्टिकली भी 30 का सैंपल सेट को लार्ज कहते हैं। सो उसकी स्टडी के बाद ही मैं कंक्लूड कर पाऊंगा कौन सी कैटेगरी में इस एज ग्रुप का ज्यादा झुकाव है। वुड बी प्री मैच्योर टू कमेंट ऑन। गोल्स तो बहुत सारे हैं, कुछ पुराने और कुछ नए गोल्स भी जुड़ गए हैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी यंग इन्वेस्टर के। तो ऐसे में उनके लिए क्या स्मार्ट टिप्स हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के? तो मिलेनियल्स के लिए मनी मंत्र आप क्या बताएंगे? देखिए, मेरे हिसाब से स्वाति जी आपके प्रश्न में ही उत्तर है। अगर आप एक गोल रखते हैं
गोल को क्लियरली डिफाइन करते हैं तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है उस गोल से। तो एक इमोशनल अटैचमेंट से उसका कोलैटरल बेनिफिट होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन विदाउट गोल आना मुश्किल होता है। सो पॉइंट वन, एक क्लियरली डिफाइन करें गोल को। उसके बाद उसकी महंगाई को जोड़ के उसका कितना वक्त आपके पास है, उसका एक मॉनेटरी वैल्यू एसरटेन करना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है उस वैल्यू को अटेन करने के लिए एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 to 14% अगर आप इक्विटी के इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म में, तो उसके हिसाब से आपको मंथली एसआईपी कितनी करनी पड़ेगी, वो थर्ड नंबर आपको अराइव करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखनी पड़ेगी कि आपकी सैलरी कितनी है और आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। डिस्पोजेबल इनकम इज दैट पोर्शन ऑफ दैट इनकम जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उसमें शॉर्टफॉल है तो थोड़ा स्ट्रेच करें। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस जो फजूल खर्च जिसको हम हिंदी में कहते हैं उसको कम करें। दैट्स फोर्थ स्टेप। फिफ्थ, उसके बाद आपको कंटिजेंसी प्लान करनी है। एक गोल पे चलने के बाद काफी सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। वो कंटिजेंसी प्लान करें। नौकरियां जा सकती हैं काफी बार, कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो कंटिजेंसी प्लान करें, रिस्क एवर्जन के लिए इंश्योरेंस का प्रयोग करें। फिर डिसिप्लिन से उस पर चलते रहें और मॉनिटर करें। और स्वाति जी का शो देख के अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिकैलिब्रेट करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। और जब यंग इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, दैट मीन्स एक जो 20s या फिर अर्ली 30s में जो इन्वेस्टर हैं, उनके वैसे निवेशकों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिरोज, तो जल्दी निवेश करने के फायदे तो हमने हमेशा से गिनाए हैं, फिर भी मैं अगर आपसे समझूं, आजकल तो हर कोई कहता है मुझे करोड़पति बनना है, इसलिए हम चलिए करोड़ ही ले लेते हैं। किसी को 1 करोड़ कमाने हैं अगर, तो एक नया इन्वेस्टर उसके मुकाबले किसी ऐसे निवेशक ने जिसने उससे कुछ 10 साल बाद निवेश की शुरुआत की है, या कोई ऐसा निवेशक जिसने थोड़ा मिड एज में शुरुआत की है, इन तमाम ऐसे टाइप के इन्वेस्टर्स को 1 करोड़ कमाने में कितना वक्त लग जाएगा? देखिए, अगर हम 25 इयर्स की बात करें, कोई 25 साल की उम्र का है, तो जाहिर सी बात है उनका करंट पोर्टफोलियो की कॉर्पस इतनी बड़ी नहीं होगी। तो जीरो मान लें उसको। अगर 10,000 रुपए की एसआईपी कोई कर सकता है तो 18 साल में 14% की रिटर्न पे वो 1 करोड़ की टोटल मैच्योरिटी कॉर्पस पे पहुंच सकते हैं 18 साल बाद। सो एट द एज ऑफ 43 ही और शी कैन हैव 1 करोड़ रुपीस। अब 14% की जो रिटर्न है वो सिर्फ इक्विटी से आ सकती है। 11% निफ्टी की मीडियन रिटर्न है। 2 से 3% अल्फा आ सकता है अगर आप बारीकी से 380 स्कीम में से 10, 12, 13 स्कीम्स ऐसी चुने जिसमें अल्फा आने की संभावना हो। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर 35 की उम्र में करते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा पैसा ऑटोमेटिकली इकट्ठा कर लिया होगा ईपीएफओ में या कहीं भी। तो 5 लाख का अगर पोर्टफोलियो इक्विटी में डाल दें आप और 10,000 रुपए की एसआईपी करें तो आपको 15 साल लगेंगे वो सेम 14% रेट पे 1 करोड़ के कॉर्पस पे पहुंचने के लिए। 45 इयर्स की उम्र के अगर हो चुके हैं और आपने 25 लाख का एक पोर्टफोलियो इकट्ठा ऑलरेडी कर लिया है, तो 10,000 रुपीस की एसआईपी के साथ आपको 10 साल लगेंगे। 55 साल की उम्र में आप 1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। अब 55 साल की, अगर मैं 60 साल की पर्सन की बात करूं जो ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं, 35 लाख का कॉर्पस हो, 10,000 की अगर वो एसआईपी ना कर भी पाए, सॉरी ऑफ कोर्स रिटायरमेंट के बाद वो एसआईपी नहीं कर पाएंगे, तो 11 साल में ये 35 लाख रुपए अगर 14% या 10 से 12% पे भी ग्रो हो तो 1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। सो आई थिंक एट द एज ऑफ 60 आप फुल इक्विटी नहीं रख सकते। अगर आप 30-40% इक्विटी रखेंगे और 60% इक्विटी रखेंगे और 40% डेट रखेंगे तो 10% की रिटर्न आप पा सकते हैं। पहले 10 साल आपको उस कॉर्पस से एक्यूमुलेटेड पैसा जो है उसको कंज्यूम नहीं करना है। सो दीज आर द डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, स्वाति।